वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइंस का टॉपिक 6 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 5 जो है मैंने पेडागोजी में कंप्लीट करा दिया है। टॉपिक 6 हम स्टार्ट करेंगे और जो कि है नवाचार यानी कि इनोवेशन। यानी कि साइंस जो है उसमें इनोवेशन से क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि इनोवेशन है क्या। इनोवेशन क्या है? किसी भी चीज़ नया तरीका किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इनोवेशन का अर्थ या नवाचार का अर्थ होता है किसी प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन लाने से। यानी अगर आपकी कोई भी जो पुरानी चीज़ थी उसमें आप कुछ नयापन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो वो क्या होता है, वो इनोवेटिव हो जाता है। यानी कि हम अगर शिक्षा में यानी कि पढ़ाई में देखें या टीचिंग के क्षेत्र में देखें, तो जैसे पुराने मेथड्स जो थे उनको रिप्लेस किया गया है नए मेथड्स के द्वारा। नई नई स्कीम्स लाई गई हैं एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, तो वो सब क्या आता है, हमारा नवाचार के अंतर्गत ही आएगा। इसके अंतर्गत नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि अब क्या है, बहुत सारे स्कूल्स में क्या है, कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाने लगा है, प्रोजेक्टर्स को यूज़ किया जाने लगा है। नए नए मेथड्स जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, या फिर टीम वर्क कराया जाने लगा। तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए गए हैं, नई नई पद्धतियाँ शामिल की गई हैं, ठीक है। बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, किस लिए, शिक्षा को शिक्षा में नयापन लाने के लिए और उसको बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो ये सब है हमारा नवाचार क्या होता है। अब शिक्षण और नवाचार में अगर हम साइंस की बात करें तो क्या है और क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, उसे हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आजकल शिक्षा में छात्रों की भागीदारी एवं तथ्यों को समझने पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए विज्ञान को पढ़ाने के लिए श्यामपट्ट एवं व्याख्यान विधियों का उपयोग पर्याप्त नहीं है। तो आजकल क्या है, जैसे कि नवाचार से अगर हम समझें तो क्या नई चीज़ ऐड की गई, शिक्षा के क्षेत्र में सीसीई ऐड किया गया। जैसे कि अब हमें क्या है, सिर्फ बच्चों की सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। और साथ साथ क्या चीज़ ऐड की गई कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो देनी है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। तो जब हम अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चे की पूरी तरह से भागीदारी होनी चाहिए, जो भी वो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है उसमें। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे पुराने मेथड्स है, जैसे कि श्याम पथ या व्याख्यान विधि, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड मेथड था या लेक्चर मेथड था, उसको यूज़ करेंगे हम, तो हम बच्चे को पूरी तरह से उसमें शामिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस हैं। तो इसलिए हमें क्या है, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार चाहिए यानी कि इनोवेशन चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, नए नए मेथड्स को यूज़ किया और वो सब हम इसके अंदर समझेंगे। शिक्षण पद्धति में नवाचारी विधियों द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है और इन विधियों द्वारा अधिगम में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यानी कि बच्चा ऐसा नहीं, बंधा हुआ महसूस नहीं करता कि वो उसे बस बिठा दिया गया है और पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है, बल्कि जो नए मेथड्स है उसमें वो उसे खुद से ही इंजॉय करता है, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी स्टडी को, और बहुत अच्छे से वो अपने आप को फ्री महसूस करता है, ठीक है, किसी भी तरह से बंधा हुआ महसूस नहीं करता है। तो कुछ नवाचारी शिक्षण विधियां हैं जिसके एग्जाम्पल हैं, देखिए, जैसे कि दल शिक्षण, जिसको समूह शिक्षण भी कहते हैं, टीम टीचिंग भी कहते हैं इसे, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, आईसीटी सक्षम अधिगम, विज्ञान मेला, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट विधि या ह्यूरिस्टिक विधि हो गई, खेल विधि हो गई, कहानी विधि हो गई है, ये सारे ही जो है नवाचार के अंदर ही आते हैं सारे मेथड। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी इस टॉपिक में, और कुछ जो मेथड्स हैं जो कि इजी हैं, जैसे कहानी विधि, खेल विधि, इनका छोटा छोटा ओवरव्यू दे दूँगी आपको, और बस हम इस टॉपिक पे यही देखेंगे। तो आज हम जो है वो दल शिक्षण या समूह शिक्षण विधि को देखेंगे, ठीक है। इसे टीम टीचिंग या ग्रुप टीचिंग भी कहते हैं। ये भी जो है क्या है, नवाचार का ही हिस्सा है और नवाचार के दौरान ही इसको क्या है, इसमें सम्मिलित किया गया शिक्षण के क्षेत्र में। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, दल शिक्षण या समूह शिक्षण विधि, यानी इसमें क्या होगा, एक समूह जो होगा टीचर्स का, वो पूरा बच्चों पे ध्यान देता है। तो देखते हैं, 1955 के दशक में मध्य में समूह शिक्षण की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। तो इसे कहाँ पे लाया गया, अमेरिका में लाया गया 1955 में। और इसमें क्या किया गया कि जब किसी कक्ष में विशेष शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है,
तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि मान लिया कोई आपकी जो क्लास है उसमें आपने क्या किया है, एक स्पेशल टीचर्स का समूह रखा है। समूह का मतलब है कि पूरी क्लास को उस समय एक टीचर मैनेज नहीं करेगा। जब हम दल शिक्षा या टीम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, दो से अधिक टीचर्स जो होंगे वो पूरी क्लास को देखते हैं। यानी टीचर्स का पूरा एक दल यानी समूह होता है जो कि पूरी क्लास को देखता है। इसलिए इस शिक्षण विधि का नाम भी जो है उसी पे रखा गया है, दल शिक्षण, या आप कह सकते हो टीम टीचिंग। इस विधि को सहकारिता शिक्षण विधि यानी कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे टीचर क्या है, कोऑपरेट करते हैं टीचिंग प्रोसेस में, इसलिए इसको कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड भी कहते हैं। अब इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। डेविड वार्विक के अनुसार टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा दक्षताओं को एकत्र करते हैं और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। तो अगर सिंपल से लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊँ, उनकी भाषा में इन्होंने क्या कहा है कि टोली शिक्षण क्या है, वो है जिसमें क्या होता है, हम एक टीचर्स का ग्रुप बना लेते हैं और जो टीचर हैं अपनी अपनी अभिरुचि होती है, उनकी अपनी अपनी फील्ड में क्या है वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो जैसे किसी टीचर को क्लास को संभालना बहुत अच्छे से आता है, किसी टीचर को बच्चे को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से आता है, किसी को मेथड यूज़ करना। तो इस तरह से हम क्या है, अच्छे टीचर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और उनको एकत्र करते हैं और क्लास में जो है वो फिर पूरी क्लास को देखते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और विद्यालय की जितनी भी चीज़ें को वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वो अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। दल शिक्षण के जो चरण हैं वो 3 स्टेप है। सबसे पहला है हमारा टीम शिक्षण की योजना, यानी सबसे पहले तो आप पूरा प्लान बनाओगे। हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या की जाएगी इसमें। दूसरा है, जब प्लान बन जाएगा तो प्लान को क्या किया जाएगा, निष्पादन किया जाएगा, यानी उसको परफॉर्म किया जाएगा उसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद। और थर्ड आएगा मूल्यांकन, यानी उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि हमारा जो ये मेथड है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं। तो ये 3 इसमें स्टेप्स आते हैं। अब एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा योजना, ठीक है, यानी कि प्लान। तो विषय उद्देश्य का निर्धारण। तो प्लान बनाने में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपना जो भी हमें विषय पढ़ाना या जो भी हमारे विषय का उद्देश्य है, जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, हमें बच्चे को आज ये पढ़ाना है, इस टॉपिक पे समझाना है। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का लेखन। अब इसको लिख लेंगे हम कि हमें बच्चे को ये पढ़ाने के बाद क्या क्या हम चेंजेस बच्चे में देखना चाहते हैं। जैसे मान लिया हम बॉडी के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को बॉडी का फंक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें फिर हमारा जो अपेक्षित व्यवहार, हम क्या चाहेंगे कि बच्चे को बॉडी के सारे फंक्शन के बारे में पता चल जाए। तीसरी चीज़ करेंगे कि छात्रों की पूर्व ज्ञान का परीक्षण। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों को पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। शिक्षकों की योग्यता और कुशलता के अनुसार उन्हें कार्य देंगे, देखेंगे कि कौन सा टीचर किस फील्ड में अच्छा है, तो उसके हिसाब से उन टीचर को वो काम दे देंगे। और रचनात्मक अधिगम का वातावरण और शिक्षण सामग्री, यानी कि जितनी भी, अगर मान लिया वो टॉपिक पढ़ाने के लिए हमें किसी सामग्री की ज़रूरत है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, यानी कि जैसे हमें पार्क में ले जाना बच्चे को, या म्यूज़ियम में ले जाना है, या फिर किसी लेबोरेटरी में ले जाना है, तो वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो ये सारा पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा हमारा परफॉर्मेंस का। अब हम जब सब सारा हमने प्लान कर लिया है तो हम परफॉर्म करेंगे उस टास्क को। तो इसमें क्या करेंगे कि शिक्षक निर्देशन का स्तर निर्धारित करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है, उनके आधार पर निर्देशन का स्तर तय होता है। उसके बाद क्या होगा, टीचर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक टीचर पहले क्वेश्चन करेगा और सारे लोग जो है फिर उसका आंसर करेंगे, और उस हिसाब से फिर वो क्या है, अपना लेवल डिसाइड करेंगे कि हमें किस लेवल से पढ़ाना है, किस लेवल से समझाना है, किस लेवल से काम को जो है वो करना है। छात्रों की भाषा ज्ञान को ध्यान में रखकर संचार तकनीकी का चयन करता है। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको छात्रों की भाषा का ध्यान रखना है, वो किस लेवल के बच्चे हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमको उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो कि सभी के लिए आसान हो, सभी टीचर्स को भी समझ में आए, यानी ग्रुप के जो अदर टीचर्स हैं उनको भी समझ में आए और सारे बच्चों को भी समझ में आए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो दूसरा टीचर उन्हें समझाएगा।
शिक्षक मार्गदर्शी व्याख्यान प्रदान करता है और विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करता है। फिर जितना भी आपको जो भी पढ़ाना है, समझाना है, जो भी पॉइंट्स है वो सारे आप क्या है उन बच्चों को दोगे, समझाओगे, काम कराओगे। बच्चों से भी कक्षा में क्या है काम कराया जाएगा, एक्टिविटी कराई जाएगी, यानी कि बेसिकली जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका उद्देश्य है उसको आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा हमारा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। अब सारी चीज़ें कैसे रहीं, क्या हुआ, क्या समझा गया, बच्चों ने कितना अचीव किया, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको, तो वो हम चेक करेंगे लास्ट स्टेप में। सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले शिक्षण के विषय, यानी कि देखना है जो आपका विषय था वो आप या जो आपके उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव हुए कि नहीं। दूसरा, छात्रों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। जैसे अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका स्तर अलग अलग होता है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े से वीक होते हैं, मीडियम होते हैं, तो उस तरह से वो चीज़ों को क्या है ग्रहण करेंगे। और किसी बच्चे को पहले से कुछ आता था, किसी को नहीं आता था, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप उनका इवैल्यूएशन करोगे। टीम के सदस्यों के कर्तव्य, उसके साथ साथ जितने भी टीम के जो सदस्य थे जिनका कर्तव्य था, जो भी उनको काम दिया गया था वो उन्होंने सही से किया कि नहीं, ये इस चीज़ का भी मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य इस दृष्टि से करते हैं कि टोली के सभी सदस्यों की विशिष्ट क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके। यानी कि इस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा कि क्योंकि हमने क्या है पढ़ाने के लिए, बच्चों को किसी भी चीज़ को समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रुप बनाया है टीचर्स का, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमने सौंपी थी सबको सबने अच्छे से की हो, इसलिए उसे सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम मूल्यांकन करेंगे, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, टीचर्स का भी, बच्चों का भी। उसके बाद अब ये तो था पूरा हमारा कि ये दल शिक्षण या क्या कहते हैं समूह शिक्षण क्या होता है। अब इसकी मेरिट्स भी बहुत सारे हैं और थोड़े बहुत डीमेरिट्स भी, वरना मेरिट बहुत सारे हैं, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि जब 4-5 टीचर एक क्लास को मैनेज करेंगे तो कितना अच्छा शिक्षण कार्य होगा वहाँ का। तो इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, जैसे कक्षा को नियंत्रित करने में सहायक, क्योंकि एक टीचर जो से मान लिया आपकी 50 या 100 की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में, तो एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है इन सारे बच्चों पर ध्यान देना। लेकिन समूह शिक्षण में ये पॉसिबल होता है, क्योंकि 4-5 टीचर होते हैं या 3-4 भी टीचर है, तो वो आसानी से क्या है पूरी क्लास को नियंत्रित कर लेते हैं। दूसरा है समय, धन एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। छात्रों में अनुशासन भावना का भी विकास होता है और यह प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से सुधरने में भी सहायक करती है, क्योंकि मान लिया एक टीचर है जिसको पता था कि मेरी ये चीज़ अच्छी है पर ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वो सबके साथ जब मिलजुल के काम करते तो वो अपने आप में भी क्या है बहुत सारे चेंजेस ला लेता है, बहुत सारा अपने आप को भी क्या है इनोवेट कर लेता है, ठीक है। तो टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है। अब अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स क्या है, सबसे बड़ा इसका सबसे पहले तो ये है कि समन्वय करने में कठिनाई होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो आपस में उनको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आ सकती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता है इसे। अब हर पाठ्यक्रम के हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम ग्रुप टीचिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। और आर्थिक भार अधिक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी क्लास में आप सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हो तो काफ़ी पैसा भी आपका जो खर्च होगा। फिर बहुत सारे टीचर्स आप रख रहे हो तो उनकी सैलरी सब कुछ जो होता है, तो थोड़ा सा आर्थिक भार भी जो है वो बढ़ जाता है। अब ये जो मेथड है वो कुछ सिद्धांत को फॉलो करता है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। पहला है छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या का इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है और उसी के साथ हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो अरेंज की जाती है, टीचर्स को या फिर जितना भी सामान हमें चाहिए उन सबको। दूसरा है समस्या समाधान पे पूरा ध्यान दिया जाता है कि ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा है सामग्री का चयन। चौथा है छात्रों के अनुसार निर्देशन स्तर। पाँचवा है शिक्षकों की जिम्मेदारी, सभी शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, सभी की जिम्मेदारी क्या है बांट दी जाती है। और छठा है अधिगम का उपयुक्त वातावरण, यानी आपको वातावरण पूरा क्लास का ऐसा बनाना है कि बच्चे जो है अच्छे तरीके से सीखें और टीचर भी अच्छे तरीके से उनको सिखा पाए। तो ये था हमारा दल शिक्षण या आप कह सकते हो समूह शिक्षण या टीम टीचिंग, ठीक है, अलग अलग नामों से, लेकिन आप समझ जाओगे नाम से ही तो सब एक ही है और बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।